नमस्कार दरभंगा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज शिक्षा संवाद का आखिरी दिन है और हमारे साथ दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षकविद तबरेज आलम सर, जी हाँ, निफ्ट कॉमर्स क्लास के नाम से जाने वाले तबरेज आलम सर, जो कि दरभंगा में पूरे मशहूर है। और आज हम 12th के बच्चों के लिए कॉमर्स की बात करेंगे। कॉमर्स में जो सब्जेक्ट वाइज है उन सब चीजों पर हम बिंदुओं से प्रकाश डालेंगे। और सर लगातार कॉमर्स के फील्ड में इतना ज्यादा इनका एक्सपर्ट है और इनका जो तजुर्बा रहा है वो बिहार बोर्ड के रिजल्ट में भी देखने को मिला है और सीबीएसई के रिजल्ट में भी देखने को मिला है, चाहे वो नेट के एग्जाम हो उसमें भी देखने को मिला है। दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षकों को हम बुला करके शिक्षा संवाद के माध्यम से आपको रूबरू कराते हैं ताकि आने वाला जो दिन है आपका एग्जाम बोर्ड का वो शुभमय बीते। मैं एक बार फिर निफ्ट कॉमर्स क्लासेस के डायरेक्टर तबरेज आलम सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले जो हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उनको सम्मान किया जाता है, तो मैं ग्लोबल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एडवोकेट मंजर अली साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आकर करके तबरेज आलम सर का सम्मान करें। चूंकि आज आखिरी दिन है तो हमारे जो भी पार्टनर्स हैं उनको भी इस सम्मान मिलना है, तो मैं अब तबरेज आलम सर को कहना चाहूंगा कि ग्लोबल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एडवोकेट जनाब मंजर अली साहब को सम्मानित करें। यस। अब मैं आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर आफ्ताब शेख साहब को बुलाना चाहूंगा। उनके संस्थान के द्वारा एक छोटा सा भेंट है सर के लिए। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी हमारे इस कार्यक्रम में शिक्षा संवाद में पार्टनर रहे हैं, आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट, इनको भी सर एक सम्मान मिलना है। अब मैं एमएस ग्राफिक्स के मोहम्मद शमशाद को बुलाना चाहूंगा। इन्होंने भी भरपूर समय दिया है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं तबरेज आलम सर के हाथों भी इनको सम्मान करवाना चाहूंगा। क्योंकि लास्ट सेशन था और हमारे यहाँ दरभंगा के प्रसिद्ध और हमारे गार्जियन स्वरूप सर भी आए हुए थे, तो इनके लगे हाथों हमने अपने जो भी पार्टनर्स हैं उनको सम्मानित भी करा दिया। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं बताना चाहूंगा जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जिनके माध्यम से पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज, ओटी, आरटी इत्यादि जो भी कोर्सेज होते हैं सब आप कर सकते हैं। आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट अब्रॉड के साथ साथ इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। ग्लोबल पब्लिक स्कूल न्यूनतम कम फीस में बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का व्यवस्था किए हुए हैं। मदारपुर दरभंगा, जहां कक्षा नर्सरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक के शैक्षणिक माहौल में अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल। जी हाँ, एमएस ग्राफिक्स, प्रिंटिंग की दुनिया का बादशाह, जहां प्रिंटिंग से संबंधित सभी कार्य एक ही छत के नीचे आप बहुत ही सुविधा के साथ करवा सकते हैं। सर, बात करें 12th कॉमर्स, आगामी एग्जाम 2 फरवरी से स्टार्ट है, तो सर मैं आपसे चाहूंगा कि आपसे सब्जेक्ट वाइज बच्चों को जो प्रश्न हो,
जिस तरीके से बच्चों को एग्जाम देना है, उन सब चीजों पे सर प्रकाश डालें। ओके, टाइम्स टुडे बिहार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप Thank you, बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। सभी स्ट्रीम के बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है और यहाँ पे सभी गुरुजन आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी बहुमूल्य होता है। तो फिर से एक बार धन्यवाद Thank और you, आपने यहाँ पे मुझे भी बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं सर, चूंकि हमें 4 सब्जेक्ट कवर जी करना सर, है। बिल्कुल। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी जी और फिर 2 में से एक सब्जेक्ट बच्चे जी का होता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक्स। जी सर। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटेंसी की। तो बीएससीबी का जो ये फॉर्मेट है एग्जाम का, जी मुझे लगता है कि बहुत ही आसान फॉर्मेट है अच्छा। और इस फॉर्मेट में अगर बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है तो ये बहुत दुख की बात होगी मेरे अकॉर्डिंग। जी ये बहुत आसान फॉर्मेट है इस तरह से कि 100 क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल। जिसमें से 50 करना होता है बच्चों को। अभी मैं चूंकि मैं खुद भी अभी क्लासेस ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, यूट्यूब में डालता हूँ बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास मैं इन दिनों दे रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, ताकि 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव, जी अगर मेरा ख्याल है कि 400 ऑब्जेक्टिव बच्चा अगर कर लेता है, जो कि मैं करवा रहा हूँ, तो 50 ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। बिल्कुल सर। अब दूसरा पोर्शन आता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन। जी सभी इसमें यही होता है। तो 15 क्वेश्चंस करने होते हैं 30 में से। अच्छा। अब 15 में से जो 30 क्वेश्चन है, सॉरी 30 में से जो 15 क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। और आप सोचिए इतना सारा ऑप्शन है कि 30 में से कोई 15 लेकर आना है और फिर बाद में बनता है 4 क्वेश्चन करना होता है 8 में से, जो कि 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से 50, 30 और 20 आ जाता है। मैंने इसलिए भी बताया कि शायद कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ, किस तरह बिल्कुल का सर। क्वेश्चन एग्जाम में आना है। जी 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 अब मैं बच्चों को कुछ खास बातें, एग्जाम का टाइम बिल्कुल करीब है करीब है। और इकोनॉमिक्स का एग्जाम 1 तारीख को ही है शायद। जी 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 तो 1 फरवरी से ही एग्जाम स्टार्ट है कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो अकाउंटेंसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो मैं ऑब्जेक्टिव 300 या 400 ऑब्जेक्टिव अगर बच्चे कर लेते हैं जी तो 50 इज इक्वल टू 50 नंबर लाया जा सकता है लाया जा सकता है। बहुत आसानी से। अब बचता है 50 नंबर की बात करें तो अब इसमें गौर करेंगे कि मैक्सिमम बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ जी कि मैक्सिमम बच्चे एग्जाम टाइम पे अपने जितना, मान लीजिए वो 8 घंटा अगर पढ़ रहे हैं जी तो उसमें से 6 घंटा वो सिर्फ अकाउंटेंसी को देता है और अकाउंटेंसी में भी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने को 6 घंटा देता है। उसमें ज्यादा थ्योरी का वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझते, इन्वायरमेंट समझ गया है। और जिस पे वो अपने टाइम का 80% एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं और उस सब्जेक्ट के जिस पोर्शन को दे रहे हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि अगर उस पोर्शन को न भी पढ़े तो 100% क्वेश्चन बच्चे करके आ सकता है एग्जाम में। अच्छा सर। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप गौर करें जी तो 30 क्वेश्चन जो होते हैं अकाउंटेंसी में, उसमें से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिकल होता है और 20 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। जी और स्कोप कभी भी थ्योरी का ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेशन दूंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डूबने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल। अकाउंटेंसी में जो नॉर्मली जो पब्लिशर्स हैं, जिस तरह का क्वेश्चन डाला गया है, वो हम लोगों ने जब सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था ना, तो उस तरह के, मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट है 12th में, जी मैं बच्चों को एक सजेशन दूंगा, सभी स्टूडेंट्स को मैं बिहार भर के बच्चों से कहूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन मत बनाओ जिसमें कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा गया हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी छोटा पोर्शन आप बनाइए, जहाँ पे मैक्सिमम आप गौर करें कि मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। और बच्चे जैसे पार्टनरशिप में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस बना रहे होते हैं जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, जी सर। वो कभी भी 5 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो उनको बनाना क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को वो फोकस करें, जैसा कि मैंने बच्चों को क्वेश्चन निकाल के भी दिया है
जैसे कि वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ सकता है, जी सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा जा सकता है ना। ये छोटे छोटे पोर्शन पूछे जा सकते हैं, जैसे सिर्फ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जा सकता है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की ओर बच्चे ना जाकर जो एवरेज किस्म के क्वेश्चंस हैं उसको देखने की जरूरत है, और वो बराबर बैलेंस करें थ्योरी पोर्शन पे भी, वो सिर्फ प्रैक्टिकल के चक्कर में ना रहे। तो अकाउंटिंग, चूंकि मुझे 4 सब्जेक्ट कवर करना है, इसलिए हाँ। खास बातें मैं जी नहीं सर, बिल्कुल चार बहुत सब्जेक्ट अच्छी में, बात है आप बता रहे हैं सर। 10-10 मिनट का टाइम है। हाँ हाँ सर, ओवरऑल कुछ बातें तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए जी और कुछ बातें एक एक जो ईच सब्जेक्ट पे मैं भी डिस्कशन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अकाउंटेंसी में जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की परेशानी होती है वो जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक भी ना बना के जाए बच्चा जी तो भी वो एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन मार्क बहुत अच्छे से ला सकता है, इवन 70+ मार्क्स लाया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं और मेंशन करूंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बच्चों को देखना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन से 100% मार्क्स आते हैं। आप अगर जब थ्योरी क्वेश्चंस लेकर आओगे तो 5 में से 4 आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिल्कुल, एवरेज बिल्कुल में 3 नंबर या 4 नंबर। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर आए हो तो 5 भी आ सकता है। आ सकते हैं बिल्कुल। तो अगर आप टॉप आना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप टॉप भी आना है, टॉप ही आना है, तो भी इतने बड़े क्वेश्चंस की ओर ना जाए। जैसे कि मैंने कहा ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है 12th के अंदर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, दरभंगा में पढ़ाते हुए मुझे 12 साल हो गया, जी बिल्कुल। लगभग 3-4 साल का दिल्ली का एक्सपीरियंस है। मैं 12वीं बैच को मैंने पार्ट 3 के बच्चों को पढ़ाया। अच्छा बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ पाते हैं। मैं खुद की बात आपको बताऊं जी तो मैं अपने सीए इंटरमीडिएट दैट इज P1 के दौरान, जब मैं सीए P1 पास किया था तो पहले ग्रुप P2 पास किया, तो पहले ग्रुप में ना अकाउंटेंसी होता था, बिजनेस लॉ होता था और ऑडिटिंग होता था। मैंने भी वहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था। अच्छा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब मैं सीए इंटर मतलब P2 पास कर गया था, उसको फर्स्ट ग्रुप, तब भी मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट का डीप नॉलेज नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली इसके पीछे का कारण क्या है। अच्छा अब वो 12th का सिलेबस है, बच्चे उसके पीछे परेशान रहते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं इस बात को फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि उस चैप्टर से ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। वो छोटा पोर्शन पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ देगा या फिर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, कोई एक एक्टिविटी पूछेगा, वो भी सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल मैं जो कह रहा हूँ जी अकाउंटेंसी को मैं खत्म करके आगे की ओर आना चाहूँगा बिल्कुल सर। कि अगर बच्चे को बढ़िया करना है एग्जाम में, अब जो टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंगली उसको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को फोकस करना चाहिए। मैं यूट्यूब लाइक आ भी रहा हूँ, 400 करीब ऑब्जेक्टिव अगर कर लेता है बच्चा तो ये गारंटी है कि 50 ऑब्जेक्टिव्स बिना टेंशन के वो आराम से करके आ जाना है जी बच्चे को। अब बात है 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। तो थ्योरी पोर्शन लाइक हर चैप्टर में कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चंस बनने के चांसेस होता है। लाइक एनपीओ में आएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लेगेसीज, है ना, गवर्नमेंट ग्रांट, ये छोटे छोटे मुद्दे पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जो चीज आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दौरान देख रहे हैं उस पर आप लिखने की प्रैक्टिस करें। जी नॉर्मली जब कोई टीम मैच खेलने जाती है, फाइनल मैच में उतरती है, तो पहले प्रैक्टिस करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ बच्चे नॉर्मली क्या होता है ना कि वो डायरेक्टली मैदान में उतरता है। जी जी प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस को लिख कर देखे। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो डेली हर सब्जेक्ट का वो लिख कर याद करे, लिख कर देखे, वो टॉपिक को पहले पढ़ ले और उसको एक्सपेरिमेंट करे कि क्या मैं इसको लिख पा रहा हूँ। बिल्कुल प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, बेहतर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली ऑब्जेक्टिव के बाद 2 नंबर के क्वेश्चंस के बाद 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए भी जो थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं उस पर ध्यान दें। लाइक टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बच्चे जरूर ध्यान दें ताकि उनको फ्यूचर में आगे एग्जाम की तैयारी में परेशानी ना आए। तो
अब मैं बिजनेस सब्जेक्ट का, जी सर बिल्कुल। बिजनेस स्टडीज में भी कुछ बातें जो मैंने शुरू में कही वो सारे जगहों पर एक्चुअल में कॉमन है। और एग्जांपल के तौर पर जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव वहाँ भी आना है, 50 उनको करके आना है, 400 ऑब्जेक्टिव बच्चे पढ़ लें। और मैं खास बात और बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव को लेकर, कोई भी बच्चा पिछले 5 अटेम्प्ट के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेता है जी तो पिछला 5 अटेम्प्ट का 400 450 ऑब्जेक्टिव हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बाद से 100 ऑब्जेक्टिव आने लगे, पहले 50 था। जी बिल्कुल सर। तो करीब 400 ऑब्जेक्टिव जो पिछले 4 या 5 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 2019, 20, 21, 22 एंड 23, जी ये 19 से 23 तक के क्वेश्चन को कोई बच्चा पढ़ ले, हम्म। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सारे ही ऑब्जेक्टिव्स वहाँ से आ जाने हैं, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो। जी सर, आपने जो जिक्र किया था आपकी, आप प्रैक्टिस करवाने के लिए अपने YouTube चैनल पे जी। आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए ऑब्जेक्टिव चुने, तो काइंडली सर नाम भी बता दें बच्चों को अपने संस्थान का जो हाँ, YouTube चैनल है। बिल्कुल। संस्थान का नाम निफ्ट कॉमर्स क्लासेस, लेकिन जो मेरा यूट्यूब चैनल है माई निफ्टियंस के नाम से है। My Niftians। माई स्पेस निफ्टियंस, दैट इज NIFTIANS। मैंने बच्चों के नाम पे निफ्ट से निफ्टियंस कर दिया है। जी जी। तो माई निफ्टियंस के नाम से है। मैं आज भी 9:15 पे जी। एंटरप्रेन्योरशिप के 50 क्वेश्चन के लिए आऊँगा। मैं एक दिन में 50 क्वेश्चन लगभग 50 मिनट में लेता हूँ। अच्छा अच्छा। और आज एंटरप्रेन्योरशिप का तीसरा लेक्चर होगा। जी। और एंटरप्रेन्योरशिप में चूंकि 70 क्वेश्चंस ही आता है, तो इसलिए उसमें कम क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए करीब करीब मैं 6 या 7 लेक्चर में उसका दूंगा। और मैं बच्चों को कहूँगा कि उससे बहुत आसानी से वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाने हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा जी सर। सभी सब्जेक्ट्स के लिए। कई बार बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव को सीधे रट लेना है कि इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन के बिल्कुल सर, यही करते ही हैं। नॉर्मली इससे फायदा नहीं होगा उनको। ऐसे भी रट लेने पे भी 30 क्वेश्चंस आ जाने, मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि रट लेने पे भी 30 नहीं बल्कि ज्यादा 35 क्वेश्चंस रटने पे भी आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। बचा 15, उसके लिए क्या करना है, उनको 5 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं देखना है जी। बस उसके पीछे की कहानी को समझना है ना, कि इसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है। अब मार्केटिंग में कोई क्वेश्चन है तो मार्केटिंग का डिफिनेशन उनको समझ में आना चाहिए। तो मैं जो अभी क्लास लेता हूँ उसमें उन चीजों पे जरूर फोकस करता हूँ मैं जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है। कुछ ऐसे केसेस ऑब्जेक्टिव में आते हैं जिसको अगर क्लियर करने की कोशिश की जाए तो उस टॉपिक को समझाने के लिए आधे घंटा एटलीस्ट चाहिए, तब जाके बच्चा उसको ठीक से समझेगा। तो मैं ऐसे चीजों को मैं बच्चों को भी सलाह देता हूँ कि आप इस पे ज्यादा दिमाग ना लगाएं जी, क्योंकि समय के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना बेहतर है। होता है बिल्कुल सर। कहते हैं जैसा देश वैसा वेश। अभी एग्जाम के टाइम पे उतना डीप वे में नहीं जाना है, तो अगर आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके पीछे की थोड़ी कहानी को समझ लें तो चीजें थोड़ी सी बदलकर क्वेश्चन सेम ही आ जाते हैं। आपको मैं बताऊं, अगर तीसरा अटेम्प्ट तक ही जैसे जाओगे आप क्वेश्चन टैली करना स्टार्ट कर जाएगा। अच्छा। जस्ट थर्ड अटेम्प्ट में जी। आराम से 20% क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस को आप आराम से बनाकर आ सकते हो। जस्ट 2 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पीछे कर लेंगे तो बहुत आसानी से वो टैली करना स्टार्ट हो जाता है। तो बिजनेस स्टडीज में भी मैं यही सलाह दूंगा बच्चों को। वहाँ तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नहीं, कंसेप्ट को एक बार क्लियर कर ले। मैनेजमेंट के फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस पे थोड़ा सा कमांड कर ले। ऑब्जेक्टिव को कुछ इस तरह आप पढ़ें, मैं बच्चों को सलाह दूंगा कि ऑब्जेक्टिव को आप कुछ इस तरह पढ़ें कि उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो 15 क्वेश्चंस करते हैं ना 2-2 नंबर के, वो उन्हीं ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे हो जाना है क्लियर जी। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव की को भी कंफर्म कर लेंगे बच्चे और 2 नंबर के क्वेश्चन भी इजीली कंफर्म हो जाएगा। अब एंटरप्रेन्योरशिप में जैसा कि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, जी सॉरी प्रैक्टिकल होता है, तो बचता है इधर 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स में 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो जाता है और जिसमें 70 में से 35 करना होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के बच्चों को मैं एक सलाह, स्पेशल सलाह देना चाहूँगा कि जब वो एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम देने जाएं तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के ऑब्जेक्टिव को भी एक बार थ्रू आउट देख लें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का जो मटेरियल है वो बहुत हद तक अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योर बीएसटी से टैली करता है। तो वो एक बार उसको जरूर देख कर आए। अगर ये दोनों पोर्शन बच्चे का क्लियर है ना, तो
तो एंटरप्रेन्योरशिप का 70% क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाता है। अच्छा। हाँ। अब बेसिक कुछ चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग है। हम्म। अब दूसरा लास्ट में इकोनॉमिक्स में फिर Economics। ओवरऑल टाइम क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग में डिसीजन कोई नहीं सर, बच्चों के अच्छा। इसमें आप जितना टाइम ले सर उतना कम है हमारे लिए। ओके, तो इकोनॉमिक्स की बात करें। देखिए जैसा कि मैं रिपीट कर दूं कि मेरा ट्रिपल पीजी है, जी। उसमें से एक पीजी तो मेरा कॉमर्स में है, एक अच्छा। इंग्लिश में है, और एक मेरा पीजी ना पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में भी है। वेरी इम्प्रेसिव और सर। मेरा पीएचडी कॉमर्स में है। हमारी इच्छा है कि मैं एक पीएचडी और इकोनॉमिक्स में करूं। हालांकि पीएचडी फाइनल होने को है, जी। अभी डॉक्टरेट आया नहीं है, तो इस साल 2024 में जी सर। के मिडिल में आ जाना चाहिए। मैंने तो कांग्रेस सर। थैंक यू वेरी मच। मैं इस बात को मेंशन मैंने इसलिए किया कि इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, जी। और इकोनॉमिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम्म। बच्चों को मैं पर्सनली सलाह ये देता हूँ, जब 11th के बच्चे मेरे से आते हैं पूछने कि सर मैं इकोनॉमिक्स लूँ या एंटरप्रेन्योरशिप लूँ, तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि देखो एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहिए, लेकिन अगर नॉलेज के साथ साथ एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, थोड़ा मेहनत करके नंबर अच्छा लाना है, तो तुम्हें इकोनॉमिक्स लेना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स के बच्चों के लिए, हालांकि इकोनॉमिक्स आर्ट्स के भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ना बिजनेस इकोनॉमिक्स को फोकस किया गया कॉमर्स के बच्चों अच्छा को। अच्छा। इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है एक्चुअल में, तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों है, पर ना जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं उसे फोकस किया गया, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो इकोनॉमिक्स का वो पोर्शन जिसका डायरेक्ट रिलेशन बिजनेस से है, फाइनेंस से है, तो ऐसी चीजों को बच्चों को, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी। अब इकोनॉमिक्स में मैं इसके लिए स्पेशली मेंशन करूं, इकोनॉमिक्स के बच्चों का जो नॉर्मली जो संख्या होती है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप की अपेक्षा थोड़े कम होते हैं अच्छा अच्छा। कॉमर्स साइड में। जी। तो मैं फिर भी इकोनॉमिक्स के बच्चों को भी फुल क्लास देता हूँ, चाहे बच्चे कितने कम क्यों ना हो, मैं उनको अवॉइड कभी नहीं करता हूँ। एक बच्चा भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको पूरी क्लास देता हूँ। इकोनॉमिक्स के बच्चों को मैं एक सलाह दूंगा कि वो बहुत डीप स्टडी करने की कोशिश न करें, ठीक है ना। जैसे लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बच्चे को समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं लाइक परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अगर वो ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करेंगे 12th लेवल पे, तो उनको कुछ खास फायदा नहीं होगा। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, तो वो बहुत डीप जाने की कोशिश न करें। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इजीली समझ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो कि बच्चों को 12th लेवल पे परेशानी आती है, लाइक इंडिफरेंस का, फिक्को मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। इस तरह की चीज़ों में बच्चों को परेशानी आती है, तो वहाँ पर मैं बच्चों को सलाह दूंगा, चूंकि एग्जाम भी करीब है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं डियर। 30 में से 15 क्वेश्चन करना है, अच्छा अच्छा। है ना, 2 नंबर के लिए जी 8 में से 4 क्वेश्चन करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैंने कॉमन बता दिया, हाँ सर, बिल्कुल कि जो चीज़ें मैंने बताई वो सारे ही सब्जेक्ट्स के, इवन वो साइंस आर्ट्स सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए बातें मैंने बताई। हालांकि मैं साइंस और आर्ट्स तो मेरा रिसर्च नहीं है, लेकिन ओवरऑल जहाँ तक मैं जानता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के बारे में मेरा ये रिसर्च भी है, क्योंकि मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास किया हुआ है, सीए जैसे एग्ज़ाम के 2 स्टेप को मैंने क्लियर किया हुआ है। तो हमारे टाइम पे ना स्कैनर आता था, ठीक है, और सुचिता प्रकाशन का, आज सुचिता प्रकाशन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बुक्स उनके द्वारा भेजा जाता है हमें। सुचिता प्रकाशन के स्कैनर को पढ़ के मैंने सीए का P1 पास कर लिया था। तो किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए ना लास्ट 10 अटेम्प्ट्स को अगर आप बहुत बेहतरीन ढंग से कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ तक कि यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ मैं, कैट की बात कर रहा हूँ, मैट की बात कर रहा हूँ, जितने भी एग्जाम्स हैं जिसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं नेट की और कैट की भी क्लास लेता हूँ, सीए के एग्जाम को मैंने खुद देकर दिया है। तो लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के एग्जाम को अगर पेपर्स को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 99% चांस है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। शर्त यह है कि आप उसको कंफर्म करें, मतलब रट कर सिर्फ आंसर टिक करने के जुगाड़ में न रहें। बिल्कुल बिल्कुल। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपको बताई है।
यही होता है एक्सपीरियंस टीचर की पहचान। तबरेज आलम सर ने जो बातें बताई है, आपको चैप्टर वाइज कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपको बता दिए हैं जो आप अगर कर ले तो 100% मार्क्स आपको आना ही आना है, यह तय है। और सब्जेक्ट वाइज सर ने डील कर दिया है आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पे आप ज्यादा ध्यान दें और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सब चीजों को बताया। मैं अभी जान के हैरान हो रहा हूँ कि सर ट्रिपल पीजी है और सर ने सीए का भी, मुझे बैकग्राउंड नहीं पता था। सीए इंटर। जी 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 सर। ये हाँ, और सर पीएचडी भी इस बार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सर के पास इतना है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फुलफिल होगा। सर बात करें अकाउंटेंसी का सर, तो अकाउंटेंसी में टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है सर, तो बच्चे टाइम लिमिट कैसे करें सर? एग्जाम के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान? दोनों सर, क्योंकि अभी जो 10th में बच्चे हैं, मैं उस पे टॉपिक पे आऊंगा आपको। 11th के जो बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं वो अभी से उस चीज का प्रिपरेशन करें ताकि 12th में उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अच्छा। इससे बच्चों के लिए क्या है? 12th के बच्चे जो अभी 12th में आएंगे, जी जी 12th में जो बच्चे अभी आएंगे, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि वो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर मूव ना करें जी। वो कंसेप्ट को ठीक करके पढ़ने की कोशिश करें। नॉर्मली यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये देखता हूँ मैं चूंकि मैंने बताया भी आपको कि पहले मैंने मेरा जो पढ़ाने का जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स दिल्ली के प्रीत विहार से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। वहाँ पर था कि भाई आप पढ़ाए, अगर आप टीचर होंगे निफा में टैक्सेशन पढ़ाना था, इनकम टैक्स एंड उस वक्त सेल्स टैक्स होता था जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो वहाँ एक कंडीशन था कि भाई सीए इंटर होने चाहिए। तो एज अ टैक्स फैकल्टी मैंने वहाँ पर निफा ज्वाइन किया था। वहाँ पर मैंने जो पढ़ाया, तो ऑब्वियसली जब आप दिल्ली में पढ़ा रहे हो तो आपको कई स्टेट्स के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। बहुत सारे बिहार के बच्चे वहाँ होते हैं। बिहार के बच्चों में और अदर स्टेट्स के बच्चों में या डेवलप्ड स्टेट्स के बच्चों में बहुत बड़ा फर्क होता है। कॉन्फिडेंस का एक डिफरेंस होता है। उनका प्रेजेंटेशन, हम बिहारियों के प्रेजेंटेशन में बड़ी दिक्कतें रहती है। हम किसी काम को बस यूं ही कर लेना चाहते हैं, क्लैरिटी रखे बिना हम काम कर लेना चाहते हैं। हम हार्ड वर्कर्स तो होते हैं बट आपको स्मार्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं जब भी कोई बात कर रहा होता हूँ तो सिर्फ बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि बिहार बोर्ड का जो अभी एग्जाम का फॉर्मेट है इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिक्षा मंत्री से कि भाई आप कुछ ऐसा करें कि हमारे बिहार के बच्चों का भी कैरियर बेहतर हो सके। बिल्कुल। आप जिस तरह से किसी तरह से इनको एग्जाम तो पास करवा देंगे, लेकिन वही बच्चा जब कैरियर बनाने के लिए निकलेगा, सीए के लिए जाएगा, सीएस के लिए जाएगा, कैट नेट वगैरह के प्रिपरेशन के लिए जाएगा, तो उनको वहाँ पर बहुत परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो मैं बच्चों को ये सलाह दूंगा कि देखो आप एग्जाम को बाद में सोचो, जो अभी 12th में आ रहा है। जी जी। एग्जाम सेकेंडरी है, आप नॉलेज की ओर मूव करें। आप थ्योरी को, नॉर्मली बच्चों से आप पूछेंगे कि थ्योरी का स्कोप बड़ा है या प्रैक्टिकल, मैक्सिमम बच्चे कहेंगे प्रैक्टिकल। अकाउंटेंसी की कोचिंग इसलिए बच्चे करते हैं कि उनको लगता है कि इसमें प्रैक्टिकल है ना। बाकी सब्जेक्ट्स इसलिए नहीं करते हैं, उनको लगता है ये खुद ही कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर अदर सब्जेक्ट्स को आप खुद कर लेते हैं बेशक कर सकते हैं। कोचिंग का दौर बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है, पहले तो यूं ही पढ़ लिया करते थे लोग। तो अगर कोचिंग के बिना आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं तो ऑब्वियसली थ्योरी का एक अंग प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का अंग थ्योरी नहीं है। थ्योरी का तो अगर थ्योरी को आप ठीक कर लेते हो तो प्रैक्टिकली तो आप अपने आप आंसर बना लोगे। जी सर। तो बच्चों को मैं कहूँगा थ्योरेटिकली पहले स्ट्रांग बनिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाइए। जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं 2 मिनट उनके लिए बता दूं जिस कि अभी मैंने जैसा पहले कहा कि वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होंगे अकाउंटेंसी के बच्चे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था तो ऐसा ही करता था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग न लगाएं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को लें। अगर मेरे स्टूडेंट से किसी का संपर्क है तो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, उन क्वेश्चंस को लें। मैं गारंटी देता हूँ इसे क्वेश्चंस आ जाने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन को फोकस करें, बहुत बड़े क्वेश्चंस की ओर ना जाएं। जहाँ पे 2-3 अकाउंट्स बनाने वो तो पक्का ना देखें, एक अकाउंट वाले क्वेश्चंस को चेक करें। जैसे 3-4 ट्रांजैक्शन के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लें, 3-4-5 के साथ आप रियलाइजेशन अकाउंट देख लें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लें, है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीख लें, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीख लें, बैलेंस शीट सीख लीजिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग देख लीजिए।
है ना। इसके अलावा कंपनी साइड में आए तो इशू और शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी थोड़ा सा टफ फॉर्मेट होता है, बच्चे उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं। सिंकिंग फंड वगैरह को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अभी उनको बता रहा हूँ कि सिंकिंग फंड वगैरह को प्रैक्टिकली क्वेश्चन बिल्कुल भी ना देखें, है ना। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है थोड़ा सा टफ टेढ़ा होता है, उसकी ओर भी बच्चे मूव ना करें, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जी कि उस एरिया में उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो जी। कहाँ मूव करते हैं किस तरह की चीज़ों जी, को, जी, जी। तो इनको छोड़कर तैयारी करें एग्ज़ाम के दौरान। अब एग्ज़ाम के दौरान कैसे मैनेज करें, बच्चे बहुत कूल माइंड से पहले क्वेश्चन देखें, बिना डरे हुए बिल्कुल बिल्कुल आराम से देखें, वो सोचें कि वो इस जिस हॉल में वो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस हॉल का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही है, हर कोई अपने आप को ये सोचे। बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव में कई बार बच्चे जल्दीबाजी करते हैं, हाँ 100 है क्वेश्चंस हैं, 50 का जवाब देना है, आप उन 50 क्वेश्चंस को निकालो जिसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं है। जी। कई बार जल्दी करते हैं, फिर उनको संदेह होता है तो फिर मिटाने की इधर उधर के कोशिश में लगे रहते हैं। उसी तरह से 15 में से 30 क्वेश्चन, 30 में से सॉरी 15 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो बच्चे को क्या चाहिए कि पहले उस 15 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर ले। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि एक एवरेज बच्चा भी 30 में से 15 क्वेश्चन तो बना ही लेगा, हाँ हाँ बहुत आसानी से बना जी लेंगे जी वो। जी तो वो आराम से पॉइंट आउट कर लें कि वो कौन से क्वेश्चंस को बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसी का चुनाव करें। और फाइनली बहुत आराम से, क्योंकि आपका अगर गौर करें आप जी कि 50 ऑब्जेक्टिव अगर आप कंफर्म है तो मुझे लगता है कि 15 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव कंफर्म करके आप रख सकते हैं। बिल्कुल बचा हुआ टाइम आपके लिए काफ़ी है बाकी क्वेश्चंस को डील करने के लिए। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर सीधा सीधा पूछ दिया कि प्लानिंग के 2 ड्रॉबैक बताओ, तो 2 ही बात लिख दीजिए बस, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन से तो ज़्यादा 2 नंबर के क्वेश्चंस में लिखना ही है ना। अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा तो 1 पेज लिख दीजिए, काफ़ी है, बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, कटिंग को अवॉइड कीजिए, मार्जिन रूल को फॉलो कीजिए, किसी भी तरह के सिंबल साइन वगैरह को यूज़ ना करें, किसी भी तरह की धार्मिक बातें, जी जो रिलीजियस कास्ट लेवल चीज़ें या फिर पॉलिटिकल बातें, मूवी रिलेटेड चीज़ें, इन सब सारी चीज़ों का एग्जाम्पल भी आप ना दें, जी, एक बिल्कुल। सेक्युलर एग्जाम्पल दीजिए, ताकि किसी भी चीज़ से ये क्लियर ना हो कि आप किसी खास वर्ग से है वगैरह वगैरह। ये कुछ एग्जाम के नॉर्म्स होते हैं, मैंने इसलिए बताया कि कई बार बच्चे इस तरह की गलती कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चे को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी कुछ कमेंट में कुछ दिखता है जो बच्चे कंफर्म होना चाहते हैं तो आप मुझे बताएंगे, तो ज़रूर उस पर भी मैं ज़रूर उनको गाइड करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, साइंस आर्ट्स की तुलना में कॉमर्स के बच्चे की संख्या बहुत कम होती है। हाँ तो सर इस पे कुछ डिस्कस किया जाए सर, क्योंकि 10th के भी बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो हमारे चैनल पर संवाद देख रहे होंगे, वैसे बच्चों को भी समझाया जाए कि कॉमर्स फील्ड में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है सर, जी। तो उस पे बच्चों के लिए कुछ सर। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, ये हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है जी एज अ टीचर, और किसी इकोनॉमी के लिए भी ये चिंता का विषय है बिल्कुल बिल्कुल सर। कि एक इकोनॉमी में बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस्ड स्टडी जब तक बच्चे नहीं करेंगे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो जाएगा। मैं इससे पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करेंगे पूरी दुनिया में, अगर आप सर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, स्ट्रीम कौन सा पॉपुलर है, तो वो कॉमर्स है, आप गूगल कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। हमारे देश में जहाँ जितने भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं या डेवलप्ड सिटीज़ हैं, अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इस तरह के शहर में जब भी आप जाओगे, चेन्नई वगैरह में, तो आप किसी बच्चे को ये डायरेक्टली पूछ दें कि अगर आपको लगता है कि बच्चा ग्रेजुएशन का है तो सीधे पूछ दें कि आप कहाँ से बीकॉम कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबल आपको आंसर मिल जाएगा बीकॉम में। लेकिन बिहार में ये मामला बिल्कुल उलट है। जी जी आपको जानकर आश्चर्य होगा शायद, 6 लाख बच्चे करीब साइंस में हैं, 6 लाख बच्चे करीब आर्ट्स में हैं, और सिर्फ 40,000 के करीब बच्चे कॉमर्स में हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए, बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लोगों के बीच ये चीज़ें लेकर आए, बच्चों को
के अंदर जागरूकता लाए, चीज़ों इम्पोर्टेंस को बताना चाहिए। बताना चाहिए। मैं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि साइंस का स्कोप खराब है, आर्ट्स का खराब है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे ही चीज़ों को बैलेंस स्टडी करवाएं बच्चों को। और इसको क्यों कॉमर्स में आना चाहिए, मैं इसको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। जी मैं उस बच्चे का नाम भी, बहुत सारे बच्चे हैं, तो मेरी पहली स्टूडेंट जो हमारे कोचिंग की पहली स्टूडेंट थी पल्लवी कुमारी, वो बच्ची भी इस बार हालांकि वो शादीशुदा है ना, तो वो हमारे पास 2012 में आई थी। तो वो भी इस बार बीपीएससी टीचर बनी। अच्छा। इसके बाद मेरा एक बड़ा प्रिय विद्यार्थी है जय कुमार, वो भी बीपीएससी टीचर बना, सभी कॉमर्स के बच्चे हैं। जी। तो बहुत सारे लिस्ट है, मैं सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगा। जय कुमार चूंकि मेरा बड़ा प्रिय रहा बहुत सारी चीज़ों में, जब भी मेरा कुछ एकेडमिक चीज़ें होती है तो मैं जय कुमार को याद करता हूँ। बड़ा अच्छा स्टूडेंट भी रहा, शादीशुदा भी है वो। वो भी इस बार पिछले एग्जाम में वो भी बीपीएससी टीचर बना। अब मैं एक टेक्निकल बात बताता हूँ जी। उसके पास ऑप्शन था कि वो बिजनेस स्टडी का टीचर बने, एंटरप्रेन्योरशिप का टीचर बने, या अकाउंटेंसी का बने। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पता ये चला कि भाई करीब करीब 300, मतलब जितने सीट्स थे जी। एंटरप्रेन्योरशिप में, कॉमर्स का देखिए क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में जितने सीट्स थे, वो सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप फोकस करें। हो सके तो इसका शॉर्ट्स बना के मुझे दे दें ताकि बच्चों को मैं जागरूक कर सकूं। जी सर, बिल्कुल। ये जितने सीट्स थे एंटरप्रेन्योरशिप में, आपको बिलीव नहीं होगा, उससे कम बच्चों ने फॉर्म भरा इस बार के लास्ट, जो इस बार से पहले वाली की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं कंफर्म हूँ। तो ऑब्वियसली हमने भी जय को सलाह दिया कि तुम एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाओ, और मैंने बताया कि जहाँ प्रॉब्लम हो आप पूछ लो, और बहुत आसानी से, चूंकि सीट से कम लोगों ने फॉर्म भरा, जी। ऑब्वियसली वो टीचर बन गया। हालांकि उसमें क्वालिटी भी है, लेकिन अपने आप टीचर बन गया। आप कॉमर्स के एरिया को आप चेक करेंगे तो कोई भी निराश नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे आवश्यकता से कम लोग थे। बेटर अपॉर्चुनिटी था सर। बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अभी भी बच्चे इस बात को समझे, हम नकल करते हैं, हम बिहारी नॉर्मली, जी। हमें चीजों को समझने की जरूरत है। अब दूसरी तरफ आइए, मैं बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को जानता हूँ, लोगों को जानता हूँ जिनका मैथमेटिक्स है और बहुत अच्छा है बच्चा वो पढ़ने में, और उसका नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत है, क्राउड रहेगा जहाँ से। तो मुझे लगता है कि बैलेंस होना जरूरी है। किसी भी इकोनॉमी में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ज्यादा है, तो वो इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकता। तो अगर किसी इकोनॉमी को डेवलप करना है, अगर सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, तो चाहिए बिहार गवर्नमेंट को स्पेशली कि वो जागरूकता लाए, लोगों को जानकारी दे। जैसे और भी अलग अलग चीज़ों पे हम लोगों को जानकारी देते हैं, फैमिली प्लानिंग, सो ऑन वगैरह, तो उसी तरह से ये भी जानकारी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉमर्स भी क्यों लेना चाहिए। बिल्कुल सर, आज का संवाद जो रहा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और यही होती है एक पहचान एक्सपीरियंस टीचर की, जो निम्न बिंदु पर बात करे और उस पे बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की जाए। मैं बात करूंगा आज कॉमर्स की चारों सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट वाइज जो सर ने बात बताई है, जो भी बच्चे आगामी 11th के बाद 12th में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 12th के बच्चे जो इस बार एग्जाम देंगे बोर्ड का, उनके लिए तो अति आवश्यक ही है। और 10th के बच्चे ऐसे जो बच्चे संवाद देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कॉमर्स के फील्ड में आप जरूर जाएं। अभी जिस तरीके से बिहार बीपीएससी टीचर्स वाले जो फॉर्म्स निकले थे, उसमें जितने सीट्स थे, बच्चे की संख्या कम होने की वजह से कुछ रिक्त भी रह गए थे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, और सिर्फ बिहारी में नहीं, बिहार से बाहर भी निकलिएगा तो आपके लिए भी एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ही। चलिए सर, और भी कुछ आप सर बच्चों को बताना चाहे लास्ट सर बोर्ड के एग्जाम को लेकर के सर? बस मैं कहूँगा कि बच्चे टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दें, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा करेंगे बच्चे, एग्ज़ाम टाइम पे टेंशन ना लें। अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा जी कि एग्ज़ाम टाइम पे बच्चे की तबीयत खराब होती है। हाँ। उसका रीज़न है कि वो पहले जितना इनपुट डालते थे उससे ज़्यादा डाल देते हैं, तो टेंशन अलग ले रहे होते हैं। तो अब नींद पूरी लें, सेहत का ध्यान रखें, ठंड भी बहुत है तो उसका भी ख्याल रखते हुए तबीयत को दुरुस्त करके रखें,
ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अक्सर एक्सपीरियंस करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली अलग अलग साल में कई एग्जाम्स दिलवाता हूँ। जी। तो कई बार बच्चे एग्ज़ाम को इतना टेंशन ले लेते हैं कि एग्ज़ाम वाले दिन ही तबीयत ख़राब कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और सर। हर बार मैं देखता हूँ एक दो बच्चे ऐसे नज़र आते हैं जो कि वो एग्ज़ाम कल एग्ज़ाम में और रात में हॉस्पिटल में होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कूल माइंड रहकर एग्ज़ाम दें, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। एग्ज़ाम में जब जाएं एग्ज़ाम देने के लिए तो बहुत कूल होकर अपने एडमिट कार्ड्स, जो पेन आप ऑलरेडी पहले से यूज़ कर रहे हो उस पेन को, जिस पे आपका एक्सपीरियंस है लिखने का, जी सर, बिल्कुल। जिस पे आपकी आदत है, उस पेन को लेकर जाएं और अपने बड़ों का दुआ आशीर्वाद लेकर जाएं, उनसे दुआ लेकर जाएं। और बहुत अच्छा, मैं आप सभी बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा निफ्ट कॉमर्स क्लासेस, जो कि आपको खान चौक पर है। आप वहाँ भी जाकर के सर ने जो बातें बताई है कि अगर आप किसी छात्र को ज़रूरत है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 10 डेज है, अगर आप चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना तो सर से जरूर संपर्क करें। और अगर आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो हमें ये खुशी होगी कि शिक्षा संवाद कराने से कुछ तो बेनिफिट हुआ बच्चों को। ये हमारी शुभकामना रहेगी बोर्ड को एग्जाम को लेकर के। एक बार पुनः हमारे पार्टनर जो इस शिक्षा संवाद के कार्यक्रम में हमारे सफर में साथ रहे हैं, सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जिनके माध्यम से आप पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज कर सकते हैं। वहां जाकर के आप ओटी, आरटी, ड्रेसिंग इत्यादि जितने कोर्सेज है सारे अवेलेबल है। आप वहां जाएं, विजिट करें, हमसे नंबर लें, हम आपको पहुंचा देंगे। वहां संपर्क करें। आरए एजुकेशन कंसल्टेंट, अब्रॉड के साथ साथ इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज, और बिहार सरकार जो 4 लाख की लोन देती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप संपर्क करें आरए एजुकेशन कंसल्टेंट, मारवाड़ी कॉलेज नियर नॉर्थ गंगा सागर, और हमारे ग्लोबल पब्लिक स्कूल मदारपुर दरभंगा, जहां नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण में अपने बच्चों के भविष्य को आप उज्जवल कर सकते हैं। वो भी पूरे दरभंगा में जो भी स्कूल है उससे न्यूनतम कम से कम फीस में। और प्रिंटिंग की दुनिया के बादशाह एमएस ग्राफिक्स, जहां प्रिंटिंग से संबंधित आप सभी कार्य करवा सकते हैं एक ही छत के नीचे। मैं रवि गुप्ता अगले साल फिर से शिक्षा संवाद कार्यक्रम में दरभंगा के टॉप टीचर्स को लेकर के आया हूं इस बार, और पिछले वर्ष भी हम लेकर के आएंगे। उनके एक्सपीरियंस से आपको रूबरू कराएंगे, और जो आपका 12th का एग्जाम होगा उसमें आपका बेहतर प्रदर्शन रहा तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हम आपका स्टोरी आपको दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। मैं रवि गुप्ता।